अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बंगाल की पार्टी तृणमूल पार्टी यानी टीएमसी ममता बनर्जी का एक ऐसा गढ़ बंगाल में जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए, कह सकते हैं कि छक्के उड़ा दिए। तृणमूल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज राय, जो हमारे साथ भी हैं इस वक्त बात करने के लिए। नीरज सर, प्रभात साक्षी में पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। जी धन्यवाद। और चूँकि तृणमूल पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफ़ी समय से भी हैं, बंगाल को लेकर पार्टी में जिस तरह चुनाव हुए थे उसमें पहले शुरुआत में तो ये हवाएं उड़ाई गई थी कि अब ममता जी की पार्टी इस बार जानी ही जानी है, क्योंकि भाजपा के लगभग बड़े से बड़े धुरंधर नेताओं ने बंगाल में अपना एक, समझ लीजिए कह सकते बैठक बना ली थी। लेकिन अचानक इस तरह से तराजू का पलड़ा बढ़ा और टीएमसी जीती, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो हवाबाज नेताओं का एक काफिला पहुंचा था बंगाल में, और रही बात तराजू इधर से उधर, तो वो जो एक सर्कस मंडली गई हुई थी, उस सर्कस मंडली के नेतृत्व को भी पता था कि बंगाल में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि बंगाल में मुद्दों की चुनाव हुआ था। और ममता दीदी ने और हमारे तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं ने वहाँ की जनता के लिए काम किया है, और मुद्दे अगर बेहतरीन हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि कहीं भी आप किसी को हरा नहीं सकते। अगर इतना ही इनका मुद्दा बेहतरीन होता तो पिछले 7 सालों में देश में इनकी सरकार है, लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर प्रदेशों में इनकी सरकार है। क्या ऐसे दुर्भाग्य रहा कि किसी एक भी प्रदेश में या कि देश के अंदर कोई ऐसी योजना नहीं लेकर आए कि जो बंगाल में चल रही योजनाओं से बढ़िया हो? तो वहाँ पर हवाबाजों को वास्तविकता ने सबक सिखाया है, और कुछ वजह नहीं रहा है। और देश में इनके था बयानबाजी, भाई बड़ी पार्टी है, स्वघोषित यशस्वी लोग हैं, और इसमें देखा जाए तो जितने इनके 70 कैबिनेट मंत्री रहे हों, अरे 500 से ज़्यादा सर्कस मंडली पहुंची हुई थी। आज से नहीं, 2016-17 से चल रही है। तो ममता बनर्जी जी एक ज़मीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं, आम जनमानस की भावनाओं को समझती हैं। वहाँ पे कार्यकर्ता नेता बनाते हैं, लेकिन ये हवाबाज समझ गए कि नेता पहुँच के कार्यकर्ता बना लेंगे, इसलिए दिक्कत हो गई। और हम फिर जनादेश मिला, दोबारा तिबारा बढ़िया से आए हम। चुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहा था तो लगभग कई चैनलों ने वहाँ की जनता से बात की, और जनता ने सभी ने एक ही बात रखी कि हाँ, दीदी ही जीतेगी और कोई यहाँ नहीं जीतेगा, क्योंकि मोदी जी का यहाँ पर कोई काम है नहीं। लेकिन चुनाव के जीतने के तुरंत बाद आखिर ऐसा क्या वहाँ पर हुआ कि वहाँ के आरोप आने लगा कि भाजपा के लोगों पर घर में घुसकर मारा जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये प्रश्न उठाया। देखिए, यहाँ पर चुनाव के बाद जो हिंसा होती है, कुछ तथ्यात्मक, कुछ तार्किक, कुछ संविधान से रिलेटेड चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। हम सभी को पता है कि अधिसूचना जारी होने से लेकर शपथ नई सरकार के गठन तक की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और राज्यपाल के अंतर्गत होती है। जो ही 2 तारीख को काउंटिंग आता है, हिंसा बढ़ने लगी, और इनके द्वारा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे वहाँ के राज्यपाल बैठाए गए हैं। उनका स्टेटमेंट आने लगता है कि राज्य सरकार हिंसा करा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने टट्टू प्रवक्ता हैं चिल्लाना शुरू कर दिए कि टीएमसी करा रही है, टीएमसी करा रही है। अब देखिए, मुद्दा ये नहीं कि वहाँ पे हिंसा हुआ तो किसने किया, यह जांच का विषय है। जांच हो के दूध का दूध, पानी का पानी होनी चाहिए। लेकिन प्रमुख चीज़ क्या है, अब इस पर बताना चाहूँगा। हुआ क्या कि बंगाल की जनता ने इनके जादूगर को, जो इनके जादूगर हैं, जिनका तूती बोलता था, क्या बोलता था, मोदी है तो मुमकिन है। एक ग्राम प्रधान के पद से लेकर राष्ट्रपति के पद तक अगर देखा जाए तो मोदी है तो मुमकिन है, ये चलता रहा। और बंगाल की जनता ने दिखा दिया, मोदी है तो मुमकिन है, क्या है, हार मुमकिन है। अब उसकी बेइज्जती को बचाने के लिए अब ये क्या करेंगे? इनका तो दंगा कराना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना तो इतिहास है शुरू से, कोई नया थोड़े है। अब बताइए, अगर सरकार ने गलत किया तो पावर में आप हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में, इनका राज्यपाल प्रवक्ता के तौर पे वहाँ पे पावर में, इनका सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर उस पे ये, अगर वहाँ की सरकार हमारी गलत है, सही काम नहीं कर रही है, तो आप राजनीति नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? एक्शन ले लेना चाहिए। हम तो पिछले 2.5 सालों से बार बार कहते रहे, पिछले कार्यकाल में भी ये बोलते रहे कि ये चीज़ है, अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते हुए आरोप लगाते रहे। आरोप लगा देना
अपराध साबित करना नहीं होता है, उसे साक्ष्यों के तहत साबित करना चाहिए। मैं 2.5 साल से चिल्ला रहा हूँ, पिछले 2.5 साल से आप कर दीजिए, सस्पेंड तो करिए, सस्पेंड करिए, क्योंकि राजनीति जो है हमारे देश से बढ़कर नहीं है, हमारे बंगाल से, हमारे उत्तर प्रदेश से, हमारे हिंदुस्तान से, जनमानस से बढ़ के राजनीति नहीं है। तो आप राजनीति कर रहे हैं, यह जनता बखूबी समझ गई। देखिए वो कुछ भी हो, राजनीति हुई है, चाहे वो भाजपा से हुई हो या फिर कह सकते हैं टीएमसी से हुई है, लेकिन इस राजनीति में जनता की जो वहाँ पर हार हुई है, जनता जो पिसी है, कई लोग की जान गई, यहाँ तक कि ये भी सूचनाएं मिलेंगी कि इस दंगे के वजह से कुछ बलात्कार भी हुए हैं। तो इस पर जब चूँकि खुद राज्यपाल महोदय अगर बयान दे रहे हैं तो कुछ राज्यपाल का बयान भी कोई टाल नहीं सकता है। हाँ हाँ, बहुत सही आपने कहा है। बंगाल में अब तक आप देखेंगे, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ पे 21% जो है डिक्रीज में है महिलाओं के साथ अत्याचार। वही जो इनके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जो सरकार है, इसका मॉडल जो दे रहे हैं 56% इंक्रीज पे है। अच्छी बात है, राज्यपाल को अपने संवैधानिक पद पे बैठे होने का एक महत्व समझ में आता है, उसको बोलना भी चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें तैर रही थी, बच्चियों के साथ बलात्कार, अनाचार, अत्याचार होता रहा। यहाँ की जो बैठी हुई आनंदीबेन पटेल जी हैं, RD6 इनको गिफ्ट किया जा रहा है घूमने के लिए, लेकिन इनका योगी जी से प्रश्न पूछने का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है। आखिरकार जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहीं पर इनके राज्यपाल एक्टिव क्यों हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं पूछेंगे, हरियाणा में नहीं पूछेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं पूछेंगे, बिहार में नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे कहाँ पर? राज्यपाल अपना नैतिक कर्तव्य को भूलकर, भाई आप बैठे हो, हिंसा सरकार करा रही है तो नैतिक कर्तव्य का पालन करो, अगर नहीं कर सकते हो तो आप इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा दो? यहाँ दो चीज़ें होती हैं, या तो आप गलत का आरोप लगा रहे हो, उसे साबित नहीं कर पा रहे हो, या तो आप अपने पावर का सदुपयोग करने में खुद को असमर्थ पा रहे हो, उस चीज़ को नहीं चला पा रहे हो, तो भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, अत्याचार आप कर रहे हो, हर एक चीज़ में तो आप लिप्त हो। जनता, मैंने अभी बोला ना कि जनता और देश से प्रिय राजनीति नहीं है। मैं हूँ, मुझसे पहले जनता है, मुझसे पहले प्रदेश है। अगर मैं किसी चीज़ में लिप्त हूँ तो उस पर कानूनन कार्रवाई हमारे को होनी चाहिए। जाहिर है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बंगाल में अगर किसी की पसंद है तो वो ममता जी ही है। वो तो चुनाव से पहले ही ये चीज़ साबित जनता ने खुद कर दिया था। लेकिन अच्छा, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जो चुनाव के दौरान ममता जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे पैर उनका फ्रैक्चर हो गया था। तो वो बताया जा रहा था कि वो सिर्फ एक सहानुभूति के लिए ये ऐसा किया गया, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने एक वीडियो भी वायरल हुआ, इसमें वो उसी पैर से फुटबॉल मारते हुए। यह भी आपका सही सवाल है। अगर यह एक नौटंकी थी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोला गया, पहले दिन से ही जिस दिन ममता जी को चोट लगी थी उसी दिन घायलावस्था में भी वो बोलती रही कि हमें प्रचार में बाधा पहुंचाने के लिए हमारे साथ ये दुर्घटना घटाई गई है। अगर ममता बनर्जी कैंडिडेट भी थी, मुख्यमंत्री थी, तो पावर में नहीं रहते, पदेन मुख्यमंत्री कार्यवाहक के तौर पर रखा जाता है। अगर नहीं रखा जाता तो चुनाव आयोग जाकर अगर उसका पावर नहीं होता तो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करता। अब आइए मुख्य बात पे। चुनाव आयोग से बार बार हम लोगों के द्वारा भी बोला गया, कई चैनलों पे भी हमारे प्रवक्ता और हम खुद बोलते रहे कि अगर वो ममता बनर्जी का स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, अगर उनके नौटंकी है जो भाजपा बोल रही, तो चुनाव आयोग का वीडियो होगा ना, वीडियो तो रिलीज कर देना चाहिए। भारत सरकार को उस पर वीडियो रिलीज कराने के लिए बात करनी चाहिए। हुआ क्या है वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, ये बंद कमरे में बाहर नैतिकता को ये हनन करती है। यह जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने का काम करते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था, ये हवाई महल हैं, ये इनके पास कुछ है नहीं। यह सवाल इनसे जनता ये न पूछे कि पिछले 7 साल में देश में रोजगार कितना दिया, पिछले 7 साल में आपने इंडस्ट्री कितना बैठाया, 2022 में किस के तहत किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 2014 से आप चिल्ला रहे हैं, 2014 में वर्तमान किसानों की आय कितनी थी, उस पर इनसे कोई सवाल न पूछे। महिला सशक्तिकरण पे आपने कितना काम किया, उस पर कोई सवाल न पूछे। जीडीपी आप कहाँ से कहाँ लेकर चले गए, उस पर सवाल न करे। शतक लग गया पेट्रोल का, उस पर कोई सवाल न करे। इसलिए इनका तो है, भाई हम आपसे सवाल तो पूछेंगे। अभी आपने देखा यहाँ पर गंगा में लाशें
बह रही थी, किसी का कोई कमेंट नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का। मौतें तो हमेशा होती रहती हैं, लेकिन 43 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं, इसका भी रिकॉर्ड है, आरटीआई से ही लोगों ने मांगा था। दूसरा चीज़ है, अभी आपने देखा कि पंचायत का चुनाव कराया गया। अब पंचायत चुनाव में 2000 से ऊपर शिक्षकों की मौतें होती हैं, उस पर इनका कोई कमेंट नहीं। कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा कि 50 लाख नहीं, उस पर 1 करोड़ देना चाहिए। उसके बाद इनका जांच रिपोर्ट आता है कि मात्र 3 ही शिक्षक हुए हैं, मरे हैं। अभी ये हवाला देते रहे कि पंचायत चुनाव हमने नहीं, कोर्ट ने कराया। आपको लोगों को याद होगा कि जब कोर्ट ने, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने निर्देश दिया लॉकडाउन लगाने के लिए कोरोना में, तो इन्होंने क्या किया, जाकर स्टे ले लिए सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जब हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए आदेश दिया तो उस पर ये स्टे नहीं लिए, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना था। तो ये सब चीज़ें, कोरोना का सवाल कोई ना पूछे। 2020 में आपको याद होगा, मार्च 2020 में कोरोना को महामारी घोषित किया गया। महामारी की जिम्मेदारी किसकी? कोरोना प्रबंधन का जिम्मेदारी मिल गया डंका प्रसाद जी को, मोदी जी को। मोदी जी ने क्या किया, पूरा 2000 मार्च 20 से लेके अब तक मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने, दाढ़ी बढ़ाने और बंगाल में चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री केयर फंड बटोरने का ये काम। कोरोना से अगर बात करें तो जब ये कोरोना का कहर चल रहा था, जब यूपी में उस दौरान कोरोना समझ लीजिए एक तरीके से चरण सीमा पर था, और वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनाव के प्रचार हो रहे थे। तो लगातार क्या वहाँ से भी बंगाल में क्या बात उठाई गई थी कि चुनाव प्रचार को रोक लगने के लिए किस हाँ, तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल लगाई गई थी। चौथे चरण के बाद से ही इस पे वहाँ पे कोरोना बढ़ना शुरू हुआ देश के अंदर। तब दीदी ने इस पे बात करी थी, चुनाव आयोग से बात किया, पत्र भी दिया, पत्र सार्वजनिक भी हुआ था कि क्यों न 5वें चरण के बाद का 6ठा, 7वां और 8वां चरण एक साथ करा दिया जाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या स्टेटमेंट आता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे जो छोटे दल और निर्दल प्रत्याशी हैं इनको दिक्कत होनी है। उसी पे देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या कहा कि क्यों न इसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। हम तो चाह ही रहे थे, तो हमारे चाहने से नहीं हो सकता है, सेंट्रल की गवर्नमेंट को चाहना होता है। एक प्रदेश की सरकार के पावर पूरा नहीं है, तो उस चीज़ के चाहने से वो नहीं कर पाएगा। तो स्थितियाँ ये रही, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में भी भुगतना है। इनका तो एक मास्टर प्लान चल रहा था कि बंगाल को किसी तरह से जीतेंगे। 2024 में आते आते रूस वाला जो है पुतिन के नियमानुसार चलेंगे और पूरे देश पे हम अपना काबिज हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल में तो दीदी ने अपना जादू दिखा दिया, और जितने भी वहाँ पे कह सकते हैं जो खिलाड़ी आए थे वो सब अपना सामान लेकर निकल गए। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव को लेकर टीएमसी क्या कुछ एक्शन लेना चाहती है या कुछ विचार चल रहा है? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री ममता बनर्जी जी का भी आ गया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे उतर के आ रहे हैं, और यह चुनाव जो है हमारे लिए सेमीफाइनल है। दीदी का हनक इतना ही दिख गया कि जो जादूगर हैं, जादूगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से अपने को गायब कर लिए हैं। भाजपा के जो जादूगर हैं, आप देखें कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होने लगा कि जिस तरह से बंगाल में डंका प्रसाद जी कहीं के नहीं रह सके, तो उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस के उतरने से उनकी स्थिति और बद से बदतर न हो जाए, तो यह इनकी प्लानिंग आ गई है। इससे पहले प्लानिंग नहीं चलती थी, क्योंकि सुविधा के हिसाब से ये लोग नियम और कानून बदलने वाले हैं, इनका कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इस पर मंथन चल रहा है सेंट्रल कमेटी का, और जो सेंट्रल कमेटी निर्देश देती है यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे करने के लिए तैयार है। अगर ऐसे बाईसन चुनाव लड़ती है और ये फैसला हो जाता है, तो क्या ममता जी यूपी में कदम रखेंगी? बिल्कुल रखेंगी, और ममता जी लोकसभा में उत्तर प्रदेश बनारस से लड़ेंगी। उन्होंने बोल भी दिया है कि मोदी जी अपने लिए सीट ढूंढना शुरू कर दें, और हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच के आ रहे हैं, जिनसे भी अभी नहीं कहा जा सकता कि वो कभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव ममता जी ने बनारस ही क्यों चुना, कि मोदी जी इस वजह से या कोई हाँ, देखिए है क्या है कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी हमारी है, वो मान के चली है कि नैरेटिव अपना बना दिया है उसने, तो उसका जो सरताज है, सरदार के मारिए सरदार लूटिए भंडार को, उस कहानी पे चल रहे हैं। तो जहाँ सरदार लड़ेगा वहाँ से हम लड़ेंगे, तब न समझ में आएगा। सरदार तो गए थे मुख्यमंत्री बनने वहाँ पर, तो क्या बन के आ गए?
कुछ नहीं बने, वापस आ गए। तो सरदार के खिलाफ हमारी नेत्री उतरेंगी, तब समझ में आएगा ना। क्या क्या सोच के मतलब बनारस को चुना गया है, क्या बनारस से सीट निकल सकती है? क्योंकि बनारस में जितना है ज़्यादातर पंडित का गढ़ माना गया है बनारस को। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो पार्टी काम करती हैं, बंगाल की राजनीति डिफर है। वहाँ पे हम लोग माँ, माटी और मानुष पे बात करते हैं। माँ जो है हमारी अपनी माँ है, माटी है हमारे देश है, माटी है हमारे देश है, और मानुष एक मानवता पे हम बात करते हैं। जातीयता पे बात ही नहीं होती है, न जाति पे बात होती है, न धर्म की बात होती है। माँ, माटी, मानुष पे बात होती है। जैसे भाजपा ने यहाँ पर कदम आने से पहले मंदिर को मुद्दा बनाया था, मंदिर के साथ साथ जितने उनसे पंडित थे उन सबको लिए। तो क्या तृणमूल पार्टी का भी कोई मुद्दा लेकर बनारस उतरेगी? देखिए, भाजपा जो आई थी, भगवान के नाम को बेचकर राजनीति करने का काम किया। 2014 तक मैनिफेस्टो में उनका था सनातन धर्मियों के भावनाओं से खेलने का काम किया। सनातन धर्मी हम हैं तो हमको भाजपा से प्रमाण पत्र नहीं लेना है, लेकिन काम किया। लेकिन 19 आते आते भगवान राम के नाम से उनको फ़ायदा मिल चुका था, मैनिफेस्टो से उन्होंने बाहर कर दिया। अब दूसरा क्या किया कि कोर्ट अगर जो कहता है उसे हम मानेंगे। तो यह चीज़ तो आप उसी समय जब 91-92 में घटना घटी थी तभी मान लेना चाहिए था। लेकिन राम के नाम को बेचने का काम करेंगे तो राम के नाम पे धर्म का प्रचार के लिए भगवान के राम के नाम को हम लेने देंगे, लेकिन राजनीतिक विस्तार करेंगे तो हम उस पर रोकेंगे। और यहाँ पर मेरा मुद्दा क्या रहेगा, अब बता दे रहा हूँ। आम जनता के लिए क्या सुख सुविधाएं चाहिए जो सरकार कर सकती है। जिस तरह से बंगाल में आम जनमानस, पूरे बंगाल में रहने वाले 10 करोड़ लोगों के लिए योजनाएं चलती हैं, इनके तरह चुने चुने लोगों के लिए नहीं चलती है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लेके चलेंगे और इनका झूठ का जो प्रभाव डालने का काम किया जाता है उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि दीपक बुझने से पहले भभकता है, तो वो स्थिति हो चुकी है। आप देखिए राज्य सरकारों में कहीं चुनाव में 2015 से उठाकर आंकड़ा देखिए इनका, हर जगह तो मुँह की खाए हैं। बोलते क्या हैं, 200 पार, 300 पार, और जितना बचता है उसके ऊपर सीट का उसी के भीतर ये रह जाते हैं। बंगाल में क्या बोले, अब की बार 200 पार, 2 मई दीदी गई, लेकिन 294 सीटों में से 213 हम लेके आ गए। तो यूपी में लगभग कितने कैंडिडेट खड़े करने का भी विचार चल रहा है? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम तो 403 सीटों की लड़ाई लड़ने की बात करेंगे, और संगठन मजबूती के साथ हमारा चल रहा है तो 403 विधानसभा सीटों पे। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य क्या कहते हैं, इसको देखते हुए सेंट्रल कमेटी, दीदी, राष्ट्रीय महासचिव या हमारी जो सेंट्रल की राजनीति करने वाली जो टीम है वो जो निर्देश करती है, तो पार्टी का एक मैं समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते उस चीज़ को अमल करूँगा। तो जाहिर है कि यूपी में चुनाव लड़ेगा, ये तय हो गया है। बिल्कुल, यूपी में नहीं पूरे देश में चुनाव लड़ना है। 24 में तो पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे हम। यह दंभियों को, फांसीवादी ताकतों का, झूठ का जो कारोबार करने वाले हैं, युवाओं के साथ यह दुराचार टाइप का ये काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, न रोजगार दे रहे हैं, न उद्योग दे रहे हैं, देश को बेचने का, सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। इनसे सवाल पूछो, इनसे जवाब मांगो तो पहुंच जाते हैं पास्ट में। अगर हम बात करते हैं मॉडल की, भाजपा जब यहाँ पर आई थी तो उनके पास सिर्फ एक ही मॉडल था, गुजरात का मॉडल। आम आदमी पार्टी आई थी तो उन्होंने केजरीवाल का मॉडल बताया, जो कि काफ़ी जो केजरीवाल वहाँ लागू कर रहे हैं वो भी यूपी में लागू करेंगे। अगर हम टीएमसी की बात करें तो बंगाल में ऐसा क्या वहाँ चल रहा है, ऐसा क्या मॉडल है जो आप यहाँ की जनता को बताकर कि हम अपना ये मॉडल आप यहाँ पर लाएंगे और आपके लिए, हितों के लिए काम करेंगे, क्या रहेगा वहाँ पर? वहाँ पर जो मॉडल है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आज से नहीं पहले कार्यकाल से चल रही हैं। जैसे कि एक कृषक बंधु अभी आप लोग में भी निकला भी था, अभी पहली किस्त वहाँ पे जारी हो गई है। कृषक बंधु का नकल ही है किसान सम्मान निधि जो देते हैं प्रधानमंत्री जी। हमारा वहाँ पे टोटल लगभग 73 लाख किसान परिवारों को 10,000 रुपया सालाना दिया जाता है। 2 लाख रुपया उनका 18 साल से अगर 60 साल का कोई किसान मर जाता है तो सरकार देती है। किसान बीमा प्रीमियम जो है सरकार पे करती है। उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्सा में किसान पे करते हैं, यह किसानों के लिए होता है। एक स्वास्थ्य साथी हमारी योजना चलती है। स्वास्थ्य साथी का ये है कि पूरे बंगाल में अभी 2 मिनट का पैदा हुआ बच्चा है, वो अभी 5 लाख का लाभ लेने के लिए तैयार पड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति को। दूसरा खाद्य साथी चलता है। खाद्य साथी में 90% लोग, बंगाल पूरे देश का इकलौता प्रदेश है कि 90% लोग वहाँ पर
डिजिटल राशन कार्ड से राशन लेते हैं 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो वाला, क्योंकि सरकार वहाँ की राज्य सरकार देती है। इनका क्या होता है, ढकोसला लेके चलते हैं। ऐसे तमाम योजनाएं हैं। बंगाल देश का पहला प्रदेश है कि 12वीं तक वहाँ पे कापी किताब ड्रेस फ्री मिलता है। तो अगर यह चीज़ें हम उत्तर प्रदेश में लेके चलते हैं, बंगाल की सारी योजनाएं यूपी पर लागू हो सकती हैं अगर सरकार आती तो। यह अति आवश्यक है, यह अति आवश्यक है। अब बताइए, ये चिल्लाते रह गए पूरे चुनाव भर कि वहाँ किसानों का आर्थिक समस्या है, किसान परेशान हैं, लेकिन भारत सरकार का ही रिपोर्ट है कि 2012-13 से 19-20 तक 5 बार कृषक कर्मण अवार्ड बंगाल ने पाया है। 2 बार इनकी मामा की सरकार मध्य प्रदेश ने पाया है, जो कि ढोल बजाए घूमते रहते थे लोग। तो कुछ न कुछ तो है। ये भाजपा आरोप लगाए, उसे मुझे नहीं लेना है, लेकिन भारत की सरकार अपनी रिपोर्ट बताए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक पार्टी के प्रधानमंत्री बने रह गए हैं। आज के डेट में जो सबसे फेल्यूर अगर कोई पार्टी है देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी। एक मोदी जी प्रधान पे लड़ेंगे और एक मोदी जी चढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री के लिए लड़ने के लिए, तब उस चीज़ को संभालें लोग। यहाँ पे चुनाव लड़ना है, जो भी निर्देश मिलता है सेंट्रल कमेटी का पालन होगा। चुनाव के बाद क्या मुख्यमंत्री के लिए भी कोई चुना जाएगा, यहाँ किसी के चेहरा रखा गया है? नहीं, देखिए, हमारे जो पार्टी में है इतना बड़ा कोई नेता नहीं होता है कि इतना बेहतर व्यवस्था सोच ले, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे लिए नेता बनाती है। और आपने देखा भी है कि वहाँ पर कार्यकर्ता, चुनाव के दौरान भी आप लोग भी वहाँ पर शूट किए थे, आम जनता में भी गए होंगे। जनता क्या बोलती थी? दीदी। कोई भी नेता बोलेगा दीदी। दीदी इनकी तरह स्वघोषित भगवान नहीं है। जिस तरह कृष्ण के अपोजिट में एक पुंडरीक था, 4 बाँह लगा के चलता था, मुझे भी भगवान बोलो भगवान बोलो, तो वैसा हम लोग नहीं कहलाते हैं। दीदी के निर्देशों का पालन करना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि माँ माटी मानुष को लेकर चलने का काम करती हैं। दीदी का इतिहास रहा है, विधायक से लेकर सांसद, 7 बार सांसद रही, तमाम इतिहास रहा है दीदी का। जनता के बीच में संघर्षों का इतिहास रहा है। बंगाल में रहने वाले और आज भी जो हम लोगों से सीनियर लोग हैं, उनका इतिहास जान रहे हैं। उनकी तरह नहीं कि कहेगा एक नेता, देश का एक नेता कि भाइयों बहनों हम 35 साल तक भीख मांग कर खाए। अरे 35 साल तक भीख मांग कर खाए, आप कभी चाय बेच कर खाए, एक अदद रोटी के लिए मेहनत नहीं कर सके लेकिन भीख मांग कर खाए, तो दीदी नहीं बोलती हैं। ये हम नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि आम जनमानस की भावनाओं से जुड़ी हुई बातों को करना, कामों को करना, मूर्त रूप देना ही तृणमूल कांग्रेस का एक नैतिक कर्तव्य है। इसके लिए जितने झूठे आरोप लगाना हो लगा सकते हैं, साबित तो करके दिखाएं। तो जाहिर है कि आरोप तो प्रत्यारोप ये सब तो चलता ही रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन देखना ये है कि 22 के चुनाव में क्या यूपी में दीदी का भी जादू चलता है जिस तरह से बंगाल में चला था। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ।